गॉड, यहाँ पर तो पूरा सिंक भरा पड़ा है बर्तनों से। सब बर्तन गंदे पड़े हैं। मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी भी ना एक नंबर की आलसी है। सुबह शीला जब बर्तन धोकर जाती है, नाश्ता भी सबके लिए बना लेती है, लेकिन ये झूठे बर्तन का पहाड़ टूटा होता है। तब तो वो मेहरानी अपने कमरे में बैठ जाती है। अभी बताती हूँ मैं इसे। दिव्या, अरे ओ दिव्या, कहाँ है? क्या हुआ जेठानी जी? मुझे बिग बॉस देखना है। मुझे सबके लिए रात का खाना बनाना है, लेकिन यहाँ पर तो बर्तनों का ढेर लगा हुआ है और तू मेहरानी है जिससे अपना बिग बॉस देखना है। चल पहले जल्दी से बर्तन धो। है क्या? मैं बर्तन धो? ना बाबा ना, मैंने आज ही मैनिक्योर करवाया है। मेरे सारे पैसे वेस्ट चले जाएंगे। ये तो तेरा हर हफ्ते का बहाना है। जब पता है घर के कामकाज में ये सब खराब हो जाएगा तो क्यों बेकार के पैसे वेस्ट करके आती है। चल अब बर्तन धो, मुझे खाना बनाने में देर हो रही है। अरे एक दफा कह दिया है ना, नहीं दूंगी, आप धो लो, मैं खाना बना लेती हूँ। इसी तरह वो दोनों एक दूसरे पर बर्तन धोने का काम टाली जा रही थीं। उधर बाहर बैठे घर वाले खाने का वेट कर रहे थे। ए राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट पर तो चूहे दौड़ रहे हैं। ये किचन से आवाज कैसी आ रही है? हाँ, लगता है ये दोनों फिर से शुरू हो गई। अरे मिल गया आज हमें खाना। अनुष बेटा, तो ऐसा कर, बाहर से ही खाना ऑर्डर कर ले। एक दिन इन दोनों की लड़ाई में भूख के मारे मैं मर ही न जाऊं। अभी ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे भी हमारे पास और चारा ही क्या है। अभी भी उधर वो दोनों बहस किए जा रही थीं। ठीक है, तुम्हें नहीं धोने बर्तन तो मैं भी कोई खाना वाना नहीं बना रही। रहो सब भूखे आज। अरे भूखे क्यों रहेंगे? कल अनुष भैया ने खाना ऑर्डर करवाया था, आज रमेश भैया का खाना ऑर्डर करवा देते हैं। दोनों ये बोलने के लिए बाहर आती हैं कि तभी अनुज कहता है, कर दिया, खाना ऑर्डर कर दिया। हमें पता है तुम दोनों से खाना तो बनता नहीं, घर का काम भी नहीं होता। मुझे तो कुछ ना ही कहो जेठ जी, मैंने सुबह का खाना और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम पूरा कर दिया। सिर्फ रोटियां सेकने को ही दोपहर का खाना नहीं कहते। हाँ जो भी हो, काम तो हुआ था ना। और तुम दोनों रिकॉर्डर की तरह चुड़ी होती हो तो बजती ही जाती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना ले आता है। सब चुपचाप उस खाने को खा लेते हैं। अगले दिन खाने की वजह से उन दोनों की फिर से लड़ाई होने लगती है। तभी पड़ोस की कमला आंटी वहाँ पर आती हैं। ये ले लक्ष्मी, मैं अपनी बेटी की तरफ गई थी, उन्होंने मुझे खाना दिया था, मैंने कहा मैं आपको भी थोड़ा सा दे दूं, ये लो तुम सब भी खा लेना। अरे वाह, आज तो खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा और रात के बर्तन भी नहीं धोने पड़ेंगे। लक्ष्मी ये देखकर खुश हो जाती है। दोनों देवरानी और जेठानी रात को बर्तन ना धोने पड़े बड़े से पतीले में सारा सालन डाल लेती हैं। एक कटोरी में हलवा और पूड़ियाँ रख देती हैं। फिर सबको उसी में ही खाने को कहती हैं। तुम पागल हो गई हो क्या? सब इसमें एक साथ कैसे खाएंगे? चल दिव्या, इन्हें खाकर तो दिखा। इन्हें ऐसा करते देखकर सबको इन पर गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन वो खाने के सिवा और कर भी क्या सकते थे। वो रात तो जैसे कैसे चली गई। अगले दिन दोनों फिर से लड़ना शुरू हो गयी। देख, कल तो कमला आंटी खाना दे गई थी, लेकिन आज तो तुम्हें बर्तन धोने पड़ेंगे। क्या दीदी, मैं आज बहुत थक गई हूँ, आज रहने देते हैं, मैं उनसे कहकर बाहर से ही खाना मंगवा लेती हूँ। ये सुनकर रोहन गुस्से में आ जाता है। चुप करो तुम दोनों, आज कोई बाहर से खाना नहीं ऑर्डर करेगा। चलो तुम दोनों किचन में और खाना बनाओ। वो दोनों डर के मारे किचन में चली जाती हैं। क्या करे दीदी, आज तो रात का खाना बनाना पड़ेगा। अच्छा एक काम करते हैं, आप बर्तन धो दो, मैं सबके लिए पुलाव बना लेती हूँ। आहा, खुद धो लो बर्तन, मैं तो नहीं धोऊंगी। रही उन लोगों की बात, ना ही हम घर में खाना बनाएंगे और ना ही उन्हें ऑर्डर करने के लिए कहेंगे। मैं कुछ समझी नहीं। अभी बताती हूँ। वो डब्बे समेत बिस्किट और निम्को घर वालों के सामने रख देती है। ये रहा आज का आप लोगों का खाना। इन लोगों का पास चले तो हमें रोजाना सड़क में बिठाकर खाना खिलाएं। इनके रहते तो हमें रात का खाना नसीब ही नहीं होगा। अच्छा ठीक है, आज तो हम जैसे कैसे करके खा लेते हैं, लेकिन अगर कल से खाना नहीं बनाया तो आप लोगों की खैर नहीं। जी ठीक है। अगले दिन दिव्या बाजार से जाकर डिस्पोजेबल प्लेट्स ले आती है।
यार दिव्या, खाना तो डिस्पोजेबल प्लेट्स में खा लेंगे, लेकिन बनाने के लिए तो कढ़ाई वगैरह चाहिए होगी ना। वो बर्तन भी तो धोने होंगे। फिकर नॉट, ये देखो 2 मिनट में बनने वाली मैगी। अब हम यही बनाएंगे। दोनों कामचोरी दिखाती है। वो दोनों नूडल्स बनाकर डिस्पोजेबल प्लेट में डालकर दे देती हैं। ये देखकर घर वाले अपना माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। अगले दिन सास ने दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगली शाम किचन से बर्तन धोने की आवाज आती है। दीदी, किचन में से आवाज कैसी आ रही है? अभी तो हम किचन में भी नहीं गए। दोनों अंदर जाकर देखती हैं। अनुज बर्तन मांज रहा होता है, रोहन दौड़ रहा होता है, बूढ़ी सास खाना बना रही होती है। ये देखकर वो दोनों बहुत शर्मिंदा होती हैं। ये आप सब क्या कर रहे हैं? बहू, तुम दोनों से ना तो बर्तन धुलते हैं और ना ही खाना बनता है, तो हमने सोचा कि हम खुद ही ये खाना बना लेते हैं। रात का खाना तो नसीब होगा। तुम दोनों जाओ और आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। हमारे रहते हुए आपको ये काम करना पड़ रहा है। माँ जी, हमसे भूल हो गई। हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। अच्छा, अगर तुम कहती हो तो रहने देते हैं। माँ और बेटे बाहर आकर हंसने लगते हैं और एक दूसरे को आंख मारकर कहते हैं, मिशन सक्सेसफुल। अगर हमारे गांव में इतने बड़े जमींदार ना होते तो मुझे भी नौकरी करने के लिए शहर जाना पड़ता। बात तो आपने सही की, लेकिन आपकी कामयाबी के पीछे बहुत बड़ा हाथ हमारी बेटी का भी है। जब से मधु पैदा हुई है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। सही कहा तुमने ममता, हमारी बेटी कोई पढ़ी से कम नहीं है। तभी वहाँ पर उनकी बेटी मधु आ जाती है। पापा पापा, घोड़ा बनो ना, मुझे घोड़े की सवारी करनी है। क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए घोड़ा क्या गधा भी बन जाऊंगा। ऐसे ही दिन बीतते गए। कुछ महीनों बाद एक दफा ममता फिर गर्भवती हो गई। ममता, लगता है ऊपर वाला हमसे बहुत खुश है। हमारी जिंदगी में एक और परी आने वाली है। तभी हम देखते हैं कि स्वर्ग में 2 परियां आपस में बातें कर रही थीं। बहन, रमेश के परिवार में एक और परी आने वाली है। ये बात तो पूरी तरह सच है, लेकिन क्या वो इस हकीकत को जान पाएंगे या नहीं, ये रमेश के परिवार के लिए परीक्षा है। सही कहा बहन, अब देखते हैं ये अपने होने वाली बेटी को पहचान ही पाते हैं या नहीं। इसी तरह 9 महीने बीत गए और ममता के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। मधु के पापा, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। तभी रमेश भागकर ममता के पास आया। पापा, मम्मा का पेट इतना फूला हुआ क्यों है? लगता है मम्मा ने कुछ ज्यादा ही खा लिया। नहीं बेटा, मैं काकी को बुला कर लाता हूँ, लगता है डिलीवरी का टाइम हो गया है। रमेश तुरंत अपने गांव गया और बड़ी काकी को बुलाकर अपने साथ ले आया और कोड़ी काकी अपने साथ 2 औरतों को भी साथ ले आई। रमेश बेटा, तुम मधु को लेकर बाहर जा, हम थोड़ी देर बाद तुझे खुशखबरी देने आते हैं। चलो मधु बेटा, हम बाहर खेलने चलते हैं। रमेश अपनी बेटी को लेकर बाहर चला गया। इधर काकी ने उन औरतों के साथ मिलकर डिलीवरी का काम अंजाम कर दिया। रमेश बेटा, मुबारक हो, तुम एक और बेटी के बाप बन चुके हो। वो दोनों औरतें वहां से चली जाती हैं। रमेश अपनी बेटी को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ जाता है, लेकिन अपनी बेटी को देखकर उसका मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि उसका रंग काला था। ये क्या हुआ ममता, तुम्हारा रंग भी गोरा, मेरा रंग भी गोरा, मधु का रंग भी गोरा है, ये इसका रंग क्यों काला है? मधु के पापा, काले घोड़े से क्या होता है? काला रंग भी तो काला होता है। काली तो रात भी होती है, हम उससे नफरत थोड़ी ना करते हैं। ममता, मैं तुम्हें बहुत सीधी सादी औरत समझता था, पता नहीं इसका बाप कौन है। इतनी काली बेटी मेरी नहीं हो सकती, मेरी सिर्फ एक बेटी है, वो भी मधु। मनीष का ये रवैया देखकर ममता बहुत दुखी हो जाती है, मगर माँ तो माँ ही होती है। वो अपनी काली बेटी को भी उतना ही प्यार करती थी जितना कि मधु को, लेकिन उसका पिता और मधु दोनों ही उससे बहुत चिढ़ते थे।
ममता ने अपनी बेटी का नाम सुंदरी रख दिया। धीरे धीरे दोनों बड़ी हो गई। माँ ने तेरा नाम सुंदर इसलिए रखा है क्योंकि तू असल में सुंदर है नहीं। मुझे तो तुम्हें अपनी बहन कहते हुए भी शर्म आती है। दीदी, आप मेरी सगी बहन होकर भी इस तरह मुझसे बात करती हो। मैं भी तो सुंदर हूँ, बस मेरा रंग ही काला है। काले रंग वाले कब से सुंदर होने लगे? तू सुबह सुबह मेरे सामने मत आया कर, मेरा सारा दिन खराब हो जाता है। खैर, अब तो मैं कॉलेज जा रही हूँ। मधु और सुंदरी दोनों अलग अलग कॉलेज में पढ़ती थीं, क्योंकि मधु नहीं चाहती थी कि उसकी काली बहन का किसी दोस्तों या सहेलियों को पता चले। इसलिए उनके पिता ने मधु का एडमिशन दूसरे कॉलेज में और सुंदरी का एडमिशन दूसरे कॉलेज में करवा दिया। रात को रमेश अपने बेटी मधु के लिए बहुत सुंदर सुंदर ड्रेस लेकर आया। मधु, देखो जरा, तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेकर आए हैं। अरे वाह, कितनी सुंदर सुंदर ड्रेस हैं। तभी वहाँ पर सुंदरी और उसकी माँ भी आ गई। अरे वाह दीदी, ये कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगेंगे, एक दफा पहन कर दिखाइए ना। देख जरा, ज्यादा चपलूसी करने की जरूरत नहीं है। ये कपड़े मैं तेरे लिए नहीं लेकर आया, अपनी बेटी के लिए लेकर आया हूँ। पापा, मैंने आपसे आज तक कुछ मांगा ही नहीं। मैंने कब कहा कि ये मेरे कपड़े हैं? मैं अपनी बहन की खुशियों को देखकर ही खुश हो जाती हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है, मुझे पापा मत बोला कर, पता नहीं तो किसकी औलाद है। इतना काला खून मेरा नहीं हो सकता, पता नहीं तो किसकी बेटी है। बार बार मुझ पर इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए। कभी अपने दिल से भी तो पूछें, क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? अगर तूने ऐसा नहीं किया तो इतनी काली लड़की तुम्हारी गोद में आ कैसे गई? ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो कि मैं तुम दोनों को इस घर में रहने दे रहा हूँ, वरना कब से तुम दोनों को निकाल कर बाहर फेंक देता। खैर, ये तो रोज का काम था। दिन बीतते गए, वक्त गुजरता गया। एक दिन सुंदरी बाहर गार्डन में घूम रही थी। उसने एक मोरनी को देखा। अरे वाह, कितनी सुंदर मोरनी है, पास जाकर देखती हूँ। सुंदरी ने पास जाकर देखा तो मोरनी का खून बह रहा था। वो तकलीफ में खड़ी हुई थी। मोरनी तो घायल हो चुकी है, इसका इलाज करना होगा। इसको घर ले जाती हूँ। सुंदरी मोरनी को घर ले आती है और उसका इलाज करती है। उसने उसके घाव पर मरहम भी लगाया और पट्टी भी की, जिससे मोरनी ठीक होने लगी। दोनों की आपस में दोस्ती भी हो गई। एक दिन मोरनी ने सुंदरी से कहा, सुंदरी, तुम ऊपर से ही खुश रहती हो, तुम्हारे अंदर तो मेरे से भी गहरे जहर है। तुम मेरी दोस्त हो, तुम मुझे बता सकती हो। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? मेरा रंग काला होने की वजह से कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करता। यहाँ तक कि मेरे पापा मुझे अपनी बेटी भी नहीं मानते। मेरी खुद की बहन भी मुझसे बहुत ज़्यादा नफरत करती है। सुंदरी, तुमने मेरे घाव को ठीक कर कर मेरी जिंदगी बचाई। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। तुम मेरे गाँव को नहीं पढ़ सकती, मेरे गाँव बहुत ज़्यादा गहरे हैं। तभी मोरनी देखते ही देखते एक परी बन गई। सुंदरी ये देखकर हैरान हो गई। मैं एक परी हूँ। मैं तुम्हें एक जादुई किट देती हूँ, जिसे तुम लगाकर दुनिया की हसीन लड़की बन जाओगी। तुम बिल्कुल परी जैसी बन जाओगी। लेकिन एक बात याद रखना, अमावस्या की काली रात को बाहर मत निकलना, वरना तुम्हारा रंग फिर से काला हो जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो गई। चुपके से उसकी बहन मधु ये सब सुन रही थी और फिर फौरन से उसके कमरे में पहुँच गई। सुंदरी, थोड़ा सा मेकअप मुझे भी दे दो, मैं तुम्हारी बहन हूँ ना। सुंदरी का दिल बहुत बड़ा था। उसने थोड़ा मेकअप का सामान अपनी बहन मधु को भी दे दिया। अगले दिन सुंदरी बिल्कुल परी जैसी बन गई और वो बिल्कुल चांद की तरह चमक रही थी। उसे देखकर उसकी माँ ममता और पिता हैरान हो गए। ममता, तेरे बेटे को क्या हो गया? कल तक तो वो काली थी, आज अचानक से इतनी खूबसूरत कैसे हो गई? ऊपर वाले को लगा होगा कि इसके काले रंग से सब इससे नफरत करते हैं, इसीलिए उसने मेरी बेटी का रंग गोरा कर दिया। और उस जादुई मेकअप से मधु और भी खूबसूरत हो गई। उन दोनों के माँ बाप उन दोनों से बहुत प्यार करने लगे।
फिर एक दिन अमावस्या वाली रात को रमेश को मिर्गी के दौरे पड़ने लगे। उसकी सांस फूलने लगी, तबीयत बहुत खराब हो गई। मधु, मैं तुम्हें कार चलाना सिखाई है ना, चलो मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ऐसा लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है। मधु, जल्दी से गाड़ी निकाल, मैं इन्हें लेकर बाहर आती हूँ। आज अमावस्या वाली रात है, अगर मैं घर से बाहर निकली तो मेरा रंग काला हो जाएगा। मैं बाहर नहीं जा सकती पिताजी, मेरी माँ ने मुझे कार चलाना सिखाई है, मैं ले चलती हूँ। उसने कार स्टार्ट की और अपने पिता को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। सुबह तक वो बिल्कुल ठीक हो गया। तब उसने देखा कि सुंदरी फिर से काली हो गई थी। उसकी माँ भी वहाँ पर ही खड़ी थी। ये क्या हो गया? कल तक तो तुम बिल्कुल घोड़ी हो गई थी, ये अचानक से क्या हो गया? सुंदरी ने पड़ी वाली सारी बात अपने पिता को बताई। अब रमेश की आंखों में बहुत दुखी वाले आंसू थे। इसका मतलब कि मधु सिर्फ काले हो जाने के डर से मुझे हॉस्पिटल तक लेकर नहीं आई। तभी वहाँ पर वो परी आ जाती है। वो परी मैं ही हूँ। ऊपर वाले ने आपकी दूसरी बेटी इसलिए काली पैदा की, वो देखना चाहते थे कि आप ऊपर से ही अच्छे हो या दिल से भी अच्छे हो। लेकिन रमेश, तुम दिल से अच्छे नहीं थे, तुम्हारे अंदर काले और गोरे का फर्क पता नहीं किसने डाल दिया। तुमने अपनी ही बीवी पर शक किया, अपनी बेटी को बेटी मानने से इनकार कर दिया। आज से सुंदरी गोरी हो जाएगी। तुम और मधु अपनी पूरी जिंदगी काले रंग के साथ गुजारोगे। सुंदरी गोरी हो जाएगी। अब रमेश और मधु काले हो गए। तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।